उस दिन मैं घर में अकेली थी जब वो अचानक मेरे कमरे में आ गया और मुझे मारने लग गया। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और कमरे से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब घर वाले वहां आ गए और उस मनहूस ने मौके का फायदा उठाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं सबको सफाइयां देती रह गई मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और फिर वहीं से मेरी बर्बादी का सफर शुरू हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो जुर्म मैंने किया भी नहीं उसकी मुझे इस कदर हौलनाक सजा मिलेगी कि मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। काश मैं पैदा होते ही मर जाती तो मुझे जिंदगी में वो सब ना देखना पड़ता जिसने मेरी हस्ती को ही खत्म कर डाला। मेरा नाम मारिया है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मेरी बदनसीबी थी कि मेरा बाप एक जवारी इंसान था। अब्बा को जुआ खेलने की ऐसी बुरी लत लगी हुई थी कि उनके लिए हराम और हलाल का फर्क भी मिट चुका था। खुद तो वो कुछ कमाते नहीं थे, उसके बावजूद उनकी कोशिश होती कि रोजाना वो किसी न किसी तरह जुआ खेले। उनका बस चलता तो वो शायद हम सबको भी जुए की बाजी में हार जाते। मेरे अब्बा कुछ साल तक ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अम्मा बताती हैं कि जब उनके अब्बा से शादी हुई थी उस वक्त अब्बा की एक बड़ी दुकान थी जिसमें हर तरह का जरूरी सामान आसानी से मिल जाया करता था, इसलिए दुकान बहुत चलती थी। अब्बा को वो दुकान दादा से विरासत में मिली थी। अब्बा अकेले थे, इस वजह से सारा कारोबार भी उनके हाथ में ही था। दादा के इंतकाल के बाद अब्बा ने दुकान और घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से संभालना शुरू कर दी तो दादी ने अब्बा का निकाह मेरी अम्मा के साथ कर दिया। शादी के शुरू के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे। इस दौरान मेरा एक भाई और बहन भी पैदा हुए। अम्मा अब्बा उनकी बहुत अच्छी परवरिश कर रहे थे। घर में हर सहूलत और आसाइश मैसर थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। अम्मा अब्बा की शादी के 12 साल बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो उस वक्त अब्बा की दोस्ती एक ऐसे आदमी से हो गई जो अब्बा को अपने साथ जुआ खेलने ले जाता था। पहले तो अब्बा इनकार करते रहे, लेकिन जब वो ज़्यादा इसरार करने लग गया और अब्बा का गहरा दोस्त बनता गया तो अब्बा उसके साथ अड्डे पर चले जाते। अब्बा का दोस्त जुआ खेलता और अब्बा वहाँ बैठे उसे देखते रहते। फिर एक दिन उसने अब्बा को भी लालच दिया और कहने लगे कि जितना पैसा लगाओगे उससे डबल हो के मिलेगा, लेकिन अब्बा इस बात पर ना माने नहीं। फिर ऐसे हुआ कि एक दिन मेरे बहन और भाई स्कूल से वापस आ रहे थे कि अचानक से गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। भाई के सर पर बहुत चोट लगी थी और उसका फौरी ऑपरेशन करना था। अब्बा के पास इतने पैसे जमा नहीं थे, इसलिए अब्बा ने अपने कुछ जानने वालों से एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले ली और मेरे भाई का ऑपरेशन एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, जिस पर बहुत खर्चा आया था। भाई तो ठीक हो गया, लेकिन वो कर्जा अब्बा के लिए वबाले जान बन गया, क्योंकि कारोबार आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था और घर के खर्चे बढ़ रहे थे। ऐसे में कर्जे की रकम जमा करना या किस्तों में अदा करना भी कुछ आसान नहीं था। अब्बा अक्सर परेशान रहने लगे और इसी परेशानी का फायदा उस जवारी दोस्त ने उठाया। उसने अब्बा को दोबारा से लालच दिया कि जुआ खेला करो, पैसे डबल होते जाएंगे और कर्जा आसानी से उतर जाएगा। फिर जब अब्बा के दोस्तों ने कर्जे की वापसी की डिमांड की तो अब्बा इस बात पर ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ वक्त की मोहलत लेकर अब्बा ने अपने जवारी दोस्त की बात मान ली और उसके साथ अड्डे पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो अब्बा को फायदा ही हुआ, लेकिन हराम काम तो हराम ही होता है। चाहे परेशानी हो या मुसीबत, कोई भी ऐसा काम किसी भी हाल में हलाल नहीं हो जाता और फिर हराम कामों के नतीजे भी बुरे ही सामने आते हैं। अब्बा के साथ ही ऐसा ही हुआ। जब अब्बा को एक महीने में जुए की बाजी से फायदा ही फायदा मिलने लगा और अब्बा ने आधा कर्ज भी उतार दिया तो एक दिन उन्होंने ज़्यादा बड़ी बाजी लगा दी, लेकिन उस दिन अब्बा की किस्मत अच्छी नहीं थी और वो हार गए। फिर तो ये सिलसिला चल निकला और आहिस्ता आहिस्ता अब्बा की दुकान नीचे लगती गई। अब्बा जो कमाते रोजाना उठाकर जुए में हार कर आ जाते, यहाँ तक कि पूरी दुकान खाली हो गई। फिर अब्बा ने घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, क्योंकि जब वो हार जाते थे तो जाहिर सी बात है उन्हें पैसा चाहिए होता था जो उनके पास नहीं होता था और वो अम्मा से मुतालबा करते। अम्मा कहती कि भला वो कहाँ से पैसे देंगे। इसी बात पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होने लगी। मेरे बड़े भाई और बहन मैट्रिक में थे। भाई ने जब घर के हालात देखे तो कहीं ना कहीं काम ढूंढना शुरू कर दिया। अम्मा सोचती थी कि किसी रिश्तेदार से कुछ कर्ज लेके दुकान में थोड़ा बहुत माल डलवा ले, जिसे भाई संभाल लेगा, लेकिन कोई भी अम्मा को कर्ज नहीं देता था, क्योंकि सब जानते थे कि अब्बा को जुआ खेलने की लत लग चुकी है। इसीलिए कर्ज की वापसी की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हालात बुरे से बुरे होते गए। फिर अम्मा के एक कज़न ने अम्मा को कुछ रकम कर्ज के तौर पर दी तो हमने भाई को दुकान पर थोड़ा बहुत माल डलवा कर बिठा दिया, लेकिन अब्बा घर दूसरे दिन दुकान पर पहुंच जाते और भाई से पैसों का तकाजा करते। वो इस वक्त उम्र में भी छोटा था और बस डरता भी बहुत था, इसीलिए गले में जितने पैसे पड़े होते वो सारे के सारे अब्बा को दे देता। फिर अम्मा ने भाई को समझाया कि कुछ वक्त के साथ साथ उसे भी समझ आने लगी कि अगर इसी तरह अब्बा सारा पैसा जुए में लगाते रहेंगे तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा
और फिर कर्जा भी तो सर पर था। अम्मा ने भी घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया, जिसमें बाजी ने अम्मा की बहुत मदद की। बाजी घर का काम भी करती थी और अम्मा का भी काम देखती थी। मैं स्कूल जाती थी। मैंने अपना सारा बचपन बस यही सब कुछ देखते हुए गुजारा, और जब मैं बड़ी हो गई तब भी मैंने अपनी अम्मा को अब्बा से लड़ते हुए और बहन भाइयों को हमेशा परेशान ही देखा। अम्मा ने बाजी की शादी कर दी ताकि कम से कम वो तो अपने घर में सुकून से रह सके। अम्मा तो भाई की भी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। वो कहता था कि ऐसे माहौल में और ऐसे घर में कौन अपनी बेटी देगा। लेकिन अम्मा हिम्मत नहीं हारती थी और भाई के लिए लड़कियां तलाश करती रहती थी। उन्हीं दिनों में अब्बा के कुछ दोस्त घर पर भी आने जाने लगे। दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बा का पूछते, और जब अब्बा घर में मौजूद होते तो अब्बा के साथ बैठक में बैठ जाते। देर तक महफिल जमी रहती। एक दिन अचानक अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका सांस रुक रहा था। भाई फटाफट माँ को लेकर अस्पताल गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने तक अम्मा का इंतकाल हो गया। हम सब पर एक क़यामत टूटी थी, लेकिन अब्बा को इस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं थी। वो उस रात भी जुआ खेलने चले गए। अम्मा के इंतकाल के बाद घर में मैं और भाई अकेले रह गए थे। अब्बा तो कभी रात में आते और कभी आते ही नहीं थे। रिश्तेदारों ने और मेरी बड़ी बाजी ने मिलकर भाई की शादी कर दी। मेरी भाभी ना तो अब्बा को पसंद करती थी और ना ही उसे घर में मेरा वजूद बर्दाश्त होता था। वो चाहती थी कि मेरी भी जल्द अज जल्द शादी हो जाए और अब्बा भी ये घर छोड़कर चले जाए और वो अकेली पूरे घर पर राज करे। लेकिन भाई अभी मेरी शादी के हक में नहीं थे, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। एक दिन शाम का वक्त था और घर में कोई भी नहीं था। भाई और भाभी कहीं गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। उस वक्त पहले तो अब्बा भी घर में मौजूद थे, लेकिन फिर वो घर से बाहर चले गए। मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्बा का एक दोस्त मेरे कमरे में आ गया। वो चोरी के इरादे से आया था, मगर मुझे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। लेकिन मैं चीखने चिल्लाने लगी तो उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं जैसे तैसे खुद को बचाकर कमरे से बाहर निकली तो सामने से भाई भाभी और अब्बा आ रहे थे। मेरा हुलिया देखकर वो सब परेशान हो गए, लेकिन अब्बा के दोस्त ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस लड़की ने मुझे खुद घर में बुलाया था। ये सुनते ही अब्बा ने मुझे मारना शुरू कर दिया और भाभी ने भी अब्बा का साथ दिया। मेरे भाई खामोश खड़े थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, या पता नहीं वो बीवी के कहने में आ गए थे। उस दिन के बाद भाई ने मुझसे बात करना छोड़ दी और भाभी से कह दिया कि जहाँ मर्जी इसकी शादी कर दो और इसे इस घर से दफन कर दो। भाभी को तो जैसे बहाना मिल गया और वो मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। मैंने भाई की बहुत मिन्नतें की, उससे माफ़ियाँ भी मांगी, लेकिन जो गुनाह मैंने किया नहीं था मुझे उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली थी। मेरी भाभी ने अपने एक कज़न से मेरी शादी तय कर दी। ना मुझे कोई जहेज दिया गया और ना ही मेरी शादी में कोई रस्म व रिवाज किए गए, बल्कि 4 लोगों की मौजूदगी में बिल्कुल सादगी के साथ मेरा निकाह भाभी के कज़न से कर दिया गया और मुझे चंद जोड़े कपड़ों के साथ इस घर से रुखसत कर दिया। मेरी बाजी ने भाई को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ने यह कहकर उसे चुप करवा दिया कि तुम अपने घर की हो, इसलिए हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करो। और अब्बा तो वैसे ही अपनी हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर बैठे थे और जानते थे कि अगर मेरा साथ देंगे तो भाइयों ने भी घर से निकाल देगा। इसलिए अब्बा ने कबूतर की तरह आंखें बंद करके मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो मुझे पहली रात ही अंदाजा हो गया कि मेरा शौहर नशा करता है। उसके पास एक अजीब सी बदबू आती थी और बहकी बहकी अंदाज में बातें करता था। मुझे अपने भाई और भाभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने बिना सोचे समझे और कुछ देखे भाले मेरी शादी एक ऐसे बंदे से कर दी जो नशे का आदी था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास और शौहर ही थे। घर अच्छा खासा बड़ा था। मेरा शौहर तो कोई काम नहीं करता था। ससुर की कुछ ज़मीनें थी जहाँ से आमदनी और अनाज आ जाता था, उसी से घर का खर्चा चल रहा था और सब कुछ मेरी सास के हाथ में था। मेरी एक ही नंद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरी नंद की शादी को चंद माह गुजरे थे और उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसके ऐसे नाज नखरे उठाता जैसे वो किसी सल्तनत की शहजादी हो। हालांकि वो रंग रूप में मुझसे बहुत कम थी। मैं पहले ही अपने रिश्तों की डसी हुई थी और अब शौहर भी ऐसा मिल गया था। मुझे हर वक्त गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जा सकती थी। मैंने तो सिर्फ मैट्रिक किया था, कोई काम भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप ऐसे निकम्मे शौहर के साथ रहने पर मजबूर थी। घर में सिर्फ मेरी सास का हुक्म चलता था, उसी की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था और मैं शादी के 8वें दिन ही घर के काम करने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता सास ने सारे काम मुझ पर डाल दिए और खुद हर वक्त बरामदे में रखे तख्त पर बैठी रहती। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। दिन के वक्त अपने कमरे में जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी। अगर काम से फारिग होकर 2 मिनट का भी वक्त मिलता तो वो भी सास मुझे अपने पास बिठा लेती और अपनी जवानी के किस्से सुनाने लग जाती कि हम तो इतना काम करते थे, कभी हमने उफ तक ना की थी
और एक तुम लोग जरा सा काम करते हो और हाय हाय करने लग जाती हो। मेरी सास तो ऐसे मुझे बातें सुनाती थी जैसे उसकी अपनी बेटी बड़ी सुखद थी। उसका घर इसी शहर में था और वो हर दूसरे दिन माँ के घर टपक पड़ती थी। कभी उसने पानी का एक गिलास भी खुद लेकर नहीं पिया था। छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ें देती रहती और मैं अपनी सास के डर से नंद का भी हर काम करने पर मजबूर थी। मेरे नंदोई एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, अच्छा खासा कमाते थे और अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और दोनों मियाँ बीवी अकेले घर में रहते थे, इसलिए मेरी नंद कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ी हुई थी। पता नहीं उसने क्या घोल कर मेरे नंदोई को पिला रखा था कि उसे मेरी नंद के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं था। मेरी सास मेरे हर काम में कीड़े निकालती थी। जब मैं खाना बनाती तो उसे खाना भी पसंद नहीं आता था। वो सालन उठाकर ऐसे जमीन पर पटक देती जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। उसे तो रोजी रिस्क का भी कोई एहतराम ही नहीं था। और फिर जब मेरी शादी को 3-4 महीने गुजर गए, मेरे यहाँ कोई खुशखबरी ना हुई तो वो भी मेरी सास ने एक और बहाना मिल गया। वो उठते बैठते मुझे बांझ होने की ताने देती थी। हालांकि उसकी अपनी बेटी की शादी को 6-7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो तो उसे नजर ही नहीं आता था। मैके और ससुराल में होने वाली नाइंसाफियों और ज्यादतियों ने मेरे दिल में सबके लिए इस कदर नफरत भर दी थी कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना चाहती थी। मैंने अपने इंतकाम का निशाना अपनी नंद को बनाने की ठान ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरी नंद बर्बाद होगी तो मेरी सास को भी बहुत तकलीफ होगी और मेरा शौहर भी बहन के गम में अधमुआ हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। शादी के इन चंद महीनों में ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा नंदोई किस किस्म का इंसान है। वो बड़ा शौकीन मिजाज और दिल फेंक आदमी था। मैंने उसकी इसी फितरत का फायदा उठाते हुए उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। जब भी वो हमारे घर आता, मैं तरह तरह के खाने तैयार करती और बहाने बहाने से उसे कभी जूस तो कभी चाय देने उसके सामने आती जाती रहती थी और मैं खूब तैयार होकर रहने लगी थी। वो मुझे देख देख कर मुस्कुराता तो मैं भी आगे से मुस्कुरा देती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2-3 दिन के बजाय हर रोज अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आ जाता। उसकी अपनी कार थी और शाम को रोज फारिग होता था, इसीलिए उसे यहाँ आने में कोई मसला नहीं था। वो मेरे हाथ के बने हुए खानों की फरमाइश करता और फिर एक दिन वो मेरे लिए 2 जोड़े गिफ्ट भी लेकर आए। मेरी सास ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से मेरी सास को शीशे में उतार लिया, क्योंकि वो एक सूट उसके लिए भी लाया था। फिर तो मेरी सास चुप हो गई। एक मर्तबा मेरी सास के भतीजे की शादी में हम सब शरीक हुए। मैं उसे बहुत दिल से तैयार हुई थी और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। शादी की तकरीब में जब सब वहाँ मसरूफ थे और मैं बाहर लॉन में कुर्सी पर अकेली बैठी थी, तो मेरा नंदोई मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मारिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी शादी मेरे निकम्मे और नशई साले के साथ हो गई। वो तो बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। नंदोई की बात सुनकर मैंने मौके का फायदा उठाया और नंदोई के सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि बस मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी उससे हो गई, वरना मेरी शादी तो आप जैसे किसी अच्छे इंसान के साथ होनी चाहिए थी। ये सुनकर तो मेरे नंदोई के दांत निकले। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं आज रात को तुम्हें फ़ोन करूंगा। मैंने उसे कहा कि आप मुझे फ़ोन नहीं करना, बल्कि जब मेरा शौहर सो जाएगा तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी। और फिर रात को मैंने अपने शौहर के सोने के बाद नंदोई को कॉल की। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। कुछ दिन की कोशिश के बाद मेरा नंदोई मुकम्मल तौर पर मेरे जाल में फंस चुका था। एक दिन फ़ोन पर बातें करते करते उसने कहा कि काश तुम किसी तरह मेरी बीवी बन सकती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा तो अभी मुमकिन है, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और मैं अपने शौहर से जान छुड़ा लेती हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरा नंदोई बेयकीनी से पूछने लगा, क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पहले मैं अपने शौहर से तलाक लूंगी, उसके बाद तुम अपनी बीवी को छोड़ना, फिर मुझसे शादी कर लेना। तो वो कहने लगा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है? तो वो कहने लगा कि शादी के बाद तुम्हें भी वही सब करना होगा जो तुम्हारी नंद करती है। मैंने बिना सोचे समझे उसे हाँ कह दी और फिर उसके बाद मैं अपने शौहर से जान छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी और एक दिन मुझे ये मौका मिल ही गया। शाम का वक्त था, मैं कामों में लगी हुई थी तो मेरा शौहर घर आया। वो थोड़ा नशे की हालत में था। उसने मुझसे खाना मांगा। मैंने खाने में तेज नमक और मिर्च मिलाकर उसे खाना दे दिया। जैसे ही उसने खाना खाया फौरन उठाकर जमीन पर मार दिया और मुझ पर चीखने लगा। मैंने भी उससे उस दिन बहुत लड़ाई की और कहा कि मुझे अभी के अभी तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो वैसे ही नशे में था, ऊपर से उसे गुस्सा भी आया हुआ था। उसने फौरन मुझे तलाक दे दी। उसकी माँ उसे मना करती रह गई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। इस तरह मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। मेरी सास कहने लगी कि वो होश में नहीं था, इसलिए ये तलाक नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी सास की एक बात नहीं सुनी और अपने भाई को फ़ोन कर दिया। वो मुझे वहाँ से आकर ले गया। जब मैं भाई के घर पहुँची तो भाभी ने मुँह बना लिया।
तो मैंने भाभी से कहा फिक्र ना करो, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद रात को मैंने अपने नंदोई रेहान को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि चलो मैं भी किसी ऐसे ही बहाने की तलाश में हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं भी अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। मैंने उससे कहा कि मौका तलाश करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो एक अच्छा बहाना मौजूद है। वो मुझसे पूछने लगा कि जल्दी से बताओ कौन सा बहाना है। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी को 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है और तुम्हें वो अब तक बच्चा नहीं दे सकी। तुम इसी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे सकते हो। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और कहने लगा कि तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी हो। मैं अपनी तारीफ पर मुस्कुराने लगी और फिर उसने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने अपनी बीवी को इस बात का ताना देते हुए बहुत लड़ाई की और गुस्से में उसे तलाक देकर उसकी माँ के घर भेज दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे दिल को सुकून मिला। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था आज उनको सजा मिल गई थी। अब मेरे अपने घर वाले रहते थे, मुझे अब इनसे भी बदला लेना था और इनकी बेइज्जती करवानी थी। इस सिलसिले में मैंने रेहान के साथ घर से भाग जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं भाई से अपनी शादी की बात करूं और वो मुझे रुखसत करे। मैं तो उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। रेहान ने मेरी बात मान ली और एक रात को मंसूबे के मुताबिक वो मुझे लेने के लिए गली के नुक्कड़ पर आ गया। मैं रातों रात बैग में 4 जोड़े रखकर घर से निकल गई और रेहान के साथ उसके घर चली गई। अगले दिन मैंने उससे कोर्ट में निकाह कर लिया। मैं बड़ी खुश थी कि अब्बा और भाई के मुंह पर कालक मार कर आ गई हूँ। अब उन्हें दुनिया वालों के सामने सर उठाते हुए बहुत शर्म आएगी। और रेहान भी बहुत खुश था कि मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। जब हम कोर्ट से घर जा रहे थे तो मैंने रेहान से कहा कि मुझे मुंह दिखाई में सोने का सेट चाहिए। रेहान कहने लगा कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना कि तुम्हें वो सब करना होगा जो तुम्हारी नंद किया करती थी। मैंने ये बात सुनी तो पूछा कि वो क्या करती थी। कहने लगा आज रात को तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया कि जो होगा देखी जाएगी। लेकिन रात को जो हुआ वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जब रात हुई तो मैं दुल्हन की तरह खूब तैयार होकर कमरे में रेहान का इंतजार करने लगी। जब रेहान आया तो मुझे देखकर हंसने लग गया और कहने लगा ये क्या पहन रखा है। मैंने कहा तो और क्या पहनूं, आज हमारी शादी की रात है और मैं दुल्हन बनी हूँ। तो रेहान कहने लगा ना तो तुम्हारी पहली शादी है और ना मेरी, इसीलिए ये सब छोड़ो और अलमारी में एक पैकेट रखा है, उसमें से वो सूट निकाल कर पहन लो। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। मैंने सोचा कि ज़रूर रेहान मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहता होगा, इसीलिए मैं उठी और जाकर अलमारी से पैकेट निकाला और वॉशरूम में चली गई। लेकिन जब मैंने वो सूट पैकेट से निकाल कर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो जदीद तराश खराश का एक छोटा सा स्कर्ट था जो मैंने तो कभी ज़िंदगी में देखा तक नहीं था। पहनना तो बहुत दूर की बात थी। मैं बिना कपड़े बदले बाहर आ गई और रेहान से कहने लगी कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगा फटाफट कपड़े बदल कर आ जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। रेहान के तेवर देखकर मैं डर गई और खामोशी से कपड़े बदल कर बाहर निकली तो रेहान मुझे कुर्सी पर बिठाकर खुद कैमरा ऑन करके अपने मोबाइल में मेरी तस्वीरें बनाने लगे। उसने मेरी 2-4 तस्वीरें बनाकर फिर पता नहीं किसे भेजी और फिर कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करने लग गए। दूसरी तरफ कोई आदमी था। रेहान उसे मेरा तारुफ करवाने लगा। वो पता नहीं किन गंदे गंदे अल्फाज में मेरा तारुफ करवा रहा था और मैं हैरान सी गुमसुम बैठी थी कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो क्या मेरी नंद के साथ भी यही सब होता था। जब रेहान ने वो वीडियो कॉल बंद कर दी तो मैं उठकर फटाफट कपड़े बदलने चली गई और आकर बेड पर पड़ी रोती रही। लेकिन रेहान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और अपना काम करता रहा और फिर सुकून से बैठकर मेरा तमाशा देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मेरा पहला शौहर जैसा भी था, लेकिन वो मेरा इस तरह इस्तेमाल नहीं करता था। रेहान के बारे में मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं था, ना ही कभी मेरी नंद ने इस बात का जिक्र किया था कि वो इस तरह का इंसान है। फिर अगली रात ही वही सब हुआ और उसके बाद ये मामूल बन गया। मैं अंदर ही अंदर मरती रही। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। एक मर्तबा मैंने रेहान को समझाने की कोशिश की तो उसने थप्पड़ मार मार कर मेरा चेहरा लाल कर दिया। कहने लगा कि तुम जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए, जो ना अपने बाप भाई की बन सकी और ना ही अपने शौहर की। मैं उसकी बातें सुनकर सख्ते में आ गई। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपने बाप भाई और ससुराल वालों से बदला लिया था, लेकिन मैं बदकिरदार हरगिज़ नहीं थी। ये रेहान ही था जो मुझे ऐसे घटिया काम करने पर मजबूर कर रहा था। मगर मैं मजीद इस गंदगी का हिस्सा बनकर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने खामोशी से रेहान के लॉकर से कुछ जेवर और पैसे एक तरफ करके रख दिए और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं बिना किसी को बताए घर से भाग गई। सीधी स्टेशन पर गई और पता नहीं कौन से स्टेशन पर उतरी। वहाँ पर एक दारुल अमान में चली गई। मैंने वहाँ पर सारी बात सच सच बता दी कि मेरे साथ ऐसा होता था, इसलिए मैं घर से भाग गई हूँ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और जाकर तुम्हारे शौहर से बात करेंगे या उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दो।
लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि बस मुझे यहाँ पर पनाह दे दें, मैं वापस नहीं जाना चाहती। इस तरह मैं दारुल अमान में रहने लग गई। आज मुझे दारुल अमान में रहते हुए कई साल गुजर गए हैं। मेरे बालों में मुकम्मल तौर पर सफेदी आ चुकी है। पहले मैं यहाँ पर सिलाई का काम सीखकर काफ़ी अरसा सिलाई करती रही। उसके बाद खाना पकाने का काम संभाल लिया और अब मेरा शुमार यहाँ की बुजुर्ग औरतों में होता है, जो एक कोने में बैठकर जिंदगी के नफा नुकसान को याद करती हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हैं। मैंने वापस पलटकर अपने बाप या भाई से भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना ही रेहान की खबर लेने की कोशिश की, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मैं इंतकाम की आग में जलते हुए मैं जिस हद तक चली गई थी वहाँ पर मेरा यही अंजाम होना था। मैं आज भी वो सब याद करती हूँ तो मेरी रूह लरस जाती है। मेरे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले भी थे और मैं खुद भी थी, लेकिन मैं ये भी समझ चुकी थी कि इंसान को किसी भी हाल में अपनी तकदीर से लड़ने की कोशिश करते हुए गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, वरना उसका अंजाम भी मेरी तरह ही हो सकता है।